पहले ओरिजिनल यानी मूल भाषण सुनिए, फिर अपनी राय कायम कीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली, इसके माननीय जजों की मनमानी, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, देश के शासन के सभी अंगों की उनकी अपनी सीमाओं तथा कई अन्य ज्वलंत मुद्दों पर देश के इतिहास में पहली बार इस तरह का हमला बोलते हुए जो मिसाइल दागी, वह जोरदार विस्फोट कर गई। इसकी आवाज देश के कोने कोने तक, उन सभी के कानों तक पहुंच गई जहां की पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ समाचारों, विश्लेषणों और टिप्पणियों तक ही सीमित मत रहिए। जब आप इस मूल भाषण को हिंदी में सुनेंगे तो आप पाएंगे कि इसका एक एक शब्द आपकी अंतरात्मा को झकझोर देता है। इसे पूरा सुनने के बाद आपकी क्या धारणा बनती है, यह जरूर बताइएगा। मैं हाल की सबसे ताजा घटनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमारे मन पर हावी है। 14 और 15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक जज के निवास पर एक घटना घटी। 7 दिनों तक किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या यह देरी समझाई जा सकती है, माफ की जा सकती है? क्या यह किसी भी सामान्य स्थिति में जहां कानून का राज होता है बुनियादी सवाल नहीं उठाती? अगर हालात सामान्य होते तो चीजें अलग होती। केवल 21 मार्च को एक अखबार द्वारा इसका खुलासा हुआ। तब देश के लोग पहले कभी नहीं हुए ऐसे सदमे में थे। वे एक तरह की अनिश्चितता में थे, गहराई से चिंतित और परेशान इस विस्फोटक और चौंकाने वाले खुलासे से। इसके बाद सौभाग्य से सार्वजनिक डोमेन में हमें एक प्रामाणिक स्रोत भारत के सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिली। इस जानकारी ने संलिप्तता की ओर इशारा किया। इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ जांच की आवश्यकता है। अब राष्ट्र सांस रोके इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमारी एक संस्था जिसे लोग हमेशा सबसे अधिक सम्मान और श्रद्धा से देखते आए हैं, सवालों के घेरे में है। अब 1 महीने से भी अधिक समय हो गया है। चाहे यह घावों का डब्बा हो या अलमारी में छिपे कंकाल, अब समय आ गया है कि इस डिब्बे को खोल दिया जाए, उसका ढक्कन हटा दिया जाए और अलमारी गिरा दी जाए, ताकि कीड़े मकोड़े और कंकाल सार्वजनिक डोमेन में आ जाएं और सफाई हो सके। मैं एक पल के लिए भी यह नहीं कहूंगा कि हमें मासूमियत को महत्व नहीं देना चाहिए। लोकतंत्र तब पनपता है, उसकी मूलभूत मूल्य खिलते हैं, मानवाधिकार उच्च स्तर पर होते हैं। जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तब तक मासूमियत में विश्वास किया जाता है। इसलिए मुझे गलत मत समझिए कि मैं किसी व्यक्ति पर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में उसकी आपराधिक न्याय प्रणाली की पवित्रता ही उसकी दिशा तय करती है। जांच जरूरी है, लेकिन अभी तक कोई जांच कानून के तहत शुरू नहीं हुई है, क्योंकि आपराधिक जांच की शुरुआत FIR से होती है, वह नहीं हुई है। देश का कानून है कि हर संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट पुलिस को करना अनिवार्य है और ऐसा न करना भी अपराध है। तो आप सोच रहे होंगे कि FIR क्यों नहीं हुई? इसका जवाब सीधा है। इस देश में किसी के भी खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है, किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ, जिसमें मेरे सामने बैठे लोग भी शामिल हैं। केवल कानून के राज को सक्रिय करना होता है, कोई अनुमति आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर वह जज हैं तो उनकी श्रेणी में FIR सीधे दर्ज नहीं हो सकती, उसे संबंधित न्यायपालिका से स्वीकृति लेनी होती है। लेकिन यह संविधान में नहीं लिखा है। भारत के संविधान ने केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को अभियोजन से छूट दे दी है।
तो फिर कानून से ऊपर एक श्रेणी को यह छूट कैसे मिल गई? इसके दुष्प्रभाव हर किसी के मन में महसूस हो रहे हैं। हर भारतीय युवा और वृद्ध गहराई से चिंतित है। अगर यह घटना उसके घर पर हुई होती तो गति रॉकेट जैसी होती, अब तो बैलगाड़ी जैसी भी नहीं है। हमें सोचना चाहिए। 3 जजों की एक समिति मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच कार्यपालिका का क्षेत्र है, न्यायपालिका का नहीं। क्या यह समिति संविधान के तहत है? नहीं। क्या इस समिति को संसद से निकले किसी कानून का समर्थन है? नहीं। और समिति कर भी क्या सकती है? अधिकतम सिफारिश कर सकती है। किसे और किसके लिए? हमारे पास जो तंत्र है उसमें अंतिम कार्रवाई संसद ही कर सकती है। जब महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो तो 1 महीने से अधिक हो गया है और जांच में गति, तेजी और सबूतों के संरक्षण की जरूरत है। एक नागरिक और अपने पद के नाते मैं चिंतित हूं। क्या हम कानून के राज को कमजोर नहीं कर रहे? क्या हम उन लोगों को जवाबदेह नहीं हैं जिन्होंने हमें संविधान दिया? इसलिए मैं सभी संबंधित लोगों से आग्रह करता हूं कि इसे एक परीक्षण मामले के रूप में देखें। इस समिति की वैधता और अधिकार क्षेत्र क्या है? क्या हम एक अलग कानून बना सकते हैं और वह कानून संविधान और संसद से अलग हो? मेरे अनुसार समिति की रिपोर्ट में कानूनी वैधता की मूलभूत कमी है। हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ मीडिया हाउस द्वारा, जिसमें बताया गया कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास लोकतंत्र की सफलता के लिए बुनियादी है। हमारे 3 स्तंभ, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, उच्चतम मानकों के उदाहरण होने चाहिए, पारदर्शी और जवाबदेह होने चाहिए। इसलिए कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत की अनदेखी की गई है, जो हमारे लोकतंत्र का अमृत है। अब समय आ गया है कि हम इसे लागू करें। मार्च का महीना है, क्या हम अब भी अंधेरे में भटक रहे हैं? सुरंग लंबी होती जा रही है, रोशनी नजर नहीं आ रही कि आगे क्या होगा। सामान्य मानव प्रवृत्ति है कि एक घटना को भूल जाता है क्योंकि अन्य घटनाएं उसे पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन यह ऐसी घटना नहीं है। मैं सभी संबंधित लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे सतर्क, सक्रिय रहें और संविधान की प्रतिष्ठा बहाल करें। अब मैं आपको इस वर्ष की शुरुआत में 27 जनवरी 2025 में ले चलता हूं, जहां एक 7 सदस्यीय एलो पास बेंच, जिसकी अध्यक्षता एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज ने फैसला दिया कि उसके पास उच्च न्यायालय के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने का अधिकार है, संज्ञान लिया गया। अगर आप अन्य लोकतांत्रिक देशों की न्यायिक व्यवस्थाओं को देखें तो वहां स्वतः संज्ञान की कोई परंपरा नहीं है। फिर इसे एक आधार पर रोक दिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता जांच, पूछताछ, जांच से अजेय सुरक्षा बन गई। संस्थाएं पारदर्शिता से पनपती हैं, जांच से। किसी संस्था या व्यक्ति को पूरी गारंटी देना कि कोई जांच नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, यह सबसे आसान तरीका है उसे पतन की ओर ले जाने का। हम इस स्थिति को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये गंभीर मुद्दे हैं। मैं आपको बताता हूं कि यह कहां से शुरू हुआ। संविधान निर्माताओं ने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया। वे लोग जो राष्ट्रीय कल्याण में गहराई से विश्वास रखते थे, उन्होंने 18 सत्रों तक लगभग 3 वर्षों तक बहस की। कोई टकराव नहीं था, कोई विघटन नहीं था। संवाद, बहस, चर्चा और विचार विमर्श थे। बहुत विवादास्पद मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने एक नियम बनाया, जजों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत होगी और परामर्श शब्द का प्रयोग किया गया। परामर्श का अर्थ सहमति नहीं होता। अनुच्छेद 124 बहुत स्पष्ट था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस पर महत्वपूर्ण चर्चा की थी। मैं उन्हें उद्धृत करता हूं। मुख्य न्यायाधीश को जज की नियुक्ति पर लगभग वीटो देना
वास्तव में अधिकार को मुख्य न्यायाधीश को सौंपना है, जो हम राष्ट्रपति या उस समय की सरकार को देने को तैयार नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं, मुझे लगता है कि यह भी एक खतरनाक प्रस्ताव है, लेकिन 1993 के दूसरे जजों के मामले में अदालत ने परामर्श को सहमति के रूप में पढ़ा। क्या ऐसा किया जा सकता है? दोनों शब्द अलग हैं, लेकिन बेंच ने यह नहीं देखा कि भारतीय संविधान में परामर्श और सहमति दोनों का प्रयोग एक ही अनुच्छेद 370 में किया गया है। दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें एक जैसा मान लिया। अब यह स्थिति सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है और नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम सोचें कि चीजें कैसे विकसित होंगी। मुझे कोई संदेह नहीं कि संसद अदालत के फैसले से फैसले नहीं लिख सकती, केवल कानून बना सकती है और संस्थाओं को जवाबदेह बना सकती है। लेकिन फैसला लिखना, निर्णय देना न्यायपालिका का विशेषाधिकार है, जैसे कि कानून बनाना संसद का। लेकिन क्या हम नहीं देख रहे कि यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो रही है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि कार्यपालिका का शासन न्यायिक आदेशों से हो रहा है, जबकि कार्यपालिका जनता द्वारा चुनी जाती है, संसद को जवाबदेह होती है, चुनाव में जवाबदेह होती है। लेकिन अगर कार्यपालिका का शासन न्यायपालिका द्वारा हो रहा है तो सवाल कैसे पूछेंगे, किसे जवाबदेह ठहराएंगे? अब समय आ गया है कि हमारे तीनों स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने अपने क्षेत्र में फलें फूलें, और देश के लिए सबसे अच्छा तभी होगा जब वे अपने अपने क्षेत्र में काम करें। एक का दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप चुनौती पैदा करता है, जो अच्छा नहीं है। इन तीनों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण, समझदारी भरा, समन्वयपूर्ण होना चाहिए, न कि अपने अधिकार जताने वाला। ऐतिहासिक रूप से और वर्तमान में भी कई देशों में जज अपने फैसलों के माध्यम से बोलते हैं, केवल फैसलों के माध्यम से। वे अच्छे पुराने दिन अब चले गए। अब हम एक अलग दृश्य देख रहे हैं। कोर्ट रूम में ही वह जगह थी जहां से जज अपना आदेश सुनाते थे, लेकिन अब जज सार्वजनिक मंचों, मीडिया मंचों, यहां तक कि इंटरव्यू में भी हैं, जो चुनौतीपूर्ण है और उनका क्षेत्र नहीं है। मैं केवल यही उम्मीद करता हूं कि विधायिका संसद से, जज कोर्ट रूम से और कार्यपालिका संविधान के अनुसार अपना कार्य करेगी। समस्या की शुरुआत हाल ही में हुई एक घटना से हुई। मैं केवल समकालीन मुद्दों की बात कर रहा हूं। हाल ही में एक किताब के विमोचन के मौके पर एक सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा लिखी किताब का फोकस मूलभूत संरचना पर था। दिन चुना गया था 14 अप्रैल, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा है। किताब के लेखक और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज ने 13 अप्रैल का जिक्र किया, जब जलियांवाला बाग में घटना घटी, जहां हमारे लोग मारे गए, घायल हुए, और यह सब हमारे ही लोगों द्वारा हुआ, जनरल डायर के नेतृत्व में। फिर वे मूलभूत संरचना के सिद्धांत पर आए कि यह फिर नहीं हो सकता, क्योंकि यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत की जांच करें। केशवानंद भारती ने हमें दिया। 13 जजों की बेंच थी। विभाजन 7 और 6 था। इससे अधिक नहीं हो सकता। फैसला 24 अप्रैल 1973 को आया। लेखक के अनुसार यही हमारा रक्षक है। लेकिन इस सिद्धांत के बाद एक प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया। जज भूल गए, श्रोता भूल गए। यह एक संवाद होना चाहिए था। कोई सवाल नहीं पूछा गया। 24 अप्रैल 1973 को फैसला, 25 जून को आपातकाल। लाखों लोग जेल में डाल दिए गए। 21 मार्च 1977 तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपातकाल के दौरान आपके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपके मूलभूत संरचना सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने ही चकनाचूर कर दिया। 9 उच्च न्यायालयों के फैसलों को पलटते हुए
जिन्होंने एक स्वर में कहा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार छुट्टी पर नहीं जा सकते, न्यायपालिका तक पहुंच होनी चाहिए। एक पूर्व जज किताब के लेखक मूलभूत संरचना की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अपने जीवन काल में जो हुआ उससे अनभिज्ञ थे। सोचिए, हमें ये कथाएं ऐसे समय पर बेची जा रही हैं जब हम सवाल नहीं पूछते। काश किसी ने सवाल पूछा होता, 1975 में आपके मूलभूत संरचना सिद्धांत का क्या हुआ? फिर अगला सवाल होना चाहिए था, 1 जून 1984 को दिल्ली में क्या हुआ? हमारे स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के साथ क्या हुआ? स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ? मैं कह रहा हूं, इन कथाओं को सतही रूप में न लें, ये खतरनाक हैं। इन्हें उजागर करना चाहिए, खासकर युवाओं को। आपको सवाल पूछना सीखना चाहिए, क्योंकि हमने तर्कहीन तरीके से लोगों को महान बना दिया है, बिना जांचे परखे। हम मान लेते हैं कि वे जो कहते हैं वही सही है। किसी ने लेखक से नहीं पूछा, जब वे सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो कॉलेजियम सिस्टम क्यों नहीं चला? हमें सवाल पूछना सीखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में यह हमारा सबसे बुनियादी अधिकार है। अगर आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे तो आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। इसलिए 175 की संख्या 500 तक जाएगी और वही समूह सवाल पूछेगा। हमें अत्यधिक आलोचनात्मक या टकराववादी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें हर स्थिति में राष्ट्र में विश्वास रखना चाहिए। मेरी चिंताएं बहुत उच्च स्तर पर थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह दिन देखना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और संरक्षण की शपथ लेते हैं। यह शपथ केवल राष्ट्रपति और उनके द्वारा नियुक्त राज्यपालों द्वारा ली जाती है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, जज, ये सभी संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। लेकिन रक्षा, संरक्षण और संरक्षण की शपथ केवल राष्ट्रपति लेते हैं। वे सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। अगर आप भारतीय संविधान देखें तो संसद की परिभाषा में लोकसभा, राज्यसभा ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति भी शामिल हैं। संसद का पहला हिस्सा राष्ट्रपति, दूसरा और तीसरा लोकसभा और राज्यसभा हैं। हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? हमें बेहद संवेदनशील होना चाहिए। यह सवाल किसी के पुनर्विचार याचिका दायर करने का नहीं है। हमने लोकतंत्र में यह दिन देखने की उम्मीद नहीं की थी। राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसले देने के लिए कहा जा रहा है, और अगर नहीं लिया तो वह कानून बन जाएगा। तो हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, कार्यपालिका के कार्य करेंगे, एक प्रकार का सुपर संसद बनेंगे, और उन पर कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि उन पर देश का कानून लागू नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, हर सांसद, और क्यों सिर्फ सांसद, हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है। कुछ करते हैं, कुछ नहीं। अब समय आ गया है कि हम गहराई से आत्मचिंतन करें। मैं यहां मुद्दा उठाने नहीं आया हूं। मुझे भारत पर गर्व है। जो पहले कभी नहीं हुआ वैसा उभर रहा है। यह उभार रुकने वाला नहीं है। मुझे देश के इकोसिस्टम पर गर्व है। आशा और संभावना, विशाल अर्थव्यवस्था, अद्भुत बुनियादी ढांचा, प्रधानमंत्री की वैश्विक प्रतिष्ठा जो पहले कभी नहीं थी। भारत को पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए कि ये ताकतें जो सक्रिय हैं उनका विश्लेषण करें। मैं किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता, सबका सम्मान करता हूं, लेकिन हमें विश्लेषणात्मक और विवेकशील होना चाहिए। हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप राष्ट्रपति को निर्देश दें। और किस आधार पर? संविधान के तहत केवल एक अधिकार है, अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना।
जिसमें 5 या अधिक जज होने चाहिए। जब अनुच्छेद 145(3) बना तब सुप्रीम कोर्ट में 8 जज थे, 8 में से 5, अब 30 में से 5। लेकिन छोड़िए, जिन जजों ने राष्ट्रपति को लगभग आदेश दिया और कहा कि यह देश का कानून होगा, वे संविधान की शक्ति भूल गए। 5 में से 5, 8 में से 5, क्या बहुमत होगा या 5 ही पर्याप्त हैं? अनुच्छेद 142 यह न्यायपालिका के लिए 24x7 उपलब्ध परमाणु मिसाइल बन गया है। मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आप भविष्य हैं, आप देश के हितधारक हैं। मैं केवल आपसे नहीं, देश के सभी युवाओं से, IIT, IIM, उत्कृष्ट संस्थानों, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूल, सबसे बात कर रहा हूं। हमें राष्ट्र में विश्वास रखना चाहिए। हम भारत के लोग की शक्ति में विश्वास रखना चाहिए। यह शक्ति केवल प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रकट होती है। हमने रास्ता का भटका दिया है। अच्छी बात है कि सरकार की नीतियां परिणाम दे रही हैं। जन केंद्रित नीतियां आम आदमी को लाभ पहुंचा रही हैं। आज आम आदमी के पास बैंक खाता है, घर में शौचालय है, इंटरनेट कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं पास में हैं, बस, ट्रेन, हवाई जहाज से कनेक्टिविटी है। वह विकास का अनुभव कर रहा है। आइए संकल्प लें कि हमारा लोकतंत्र केवल संविधान पर निर्भर है और संविधान सभी अंगों से अपेक्षा करता है कि वे बड़े हित में समन्वय और अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। यह एक संस्था के ऊंचे पेडिस्टल पर होने का सवाल नहीं है, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट हैं। जजों की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति द्वारा होती है और उनके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार केवल संसद के पास है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम प्रतिक्रिया मोड में न रहें। कोई भी आसानी से एक नैरेटिव शुरू कर सकता है। देश के उपराष्ट्रपति ने ऐसा कहा है। मैं विशेष रूप से मीडिया से अपील करता हूं, मैं यह दिल से कह रहा हूं, मैं न्यायपालिका का सिपाही हूं। मैंने अपने जीवन के 4 दशक न्यायपालिका को दिए हैं, 3 दशक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में। जब भी न्यायपालिका पर चुनौती आती है, मैं हमेशा न्यायपालिका के पक्ष में रहता हूं। हमें अपनी न्यायपालिका पर गर्व है, उसे वैश्विक पहचान मिली है। हमारे जजों में असाधारण प्रतिभा है, लेकिन कुछ चीजें ध्यान देने योग्य हैं। मुझे कोई संदेह नहीं कि हमारी बुद्धिमत्ता समय आने पर समाधान निकालेगी। आत्मनियमन का विकास होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे विधायिका हो या न्यायपालिका, आत्मनियमन ही सबसे प्रभावी है। उद्देश्य मुद्दा उठाना नहीं, तर्क में उलझना नहीं, विरोधी संबंध बनाना नहीं। उद्देश्य है एक साझा मंच बनाना, यह सुनिश्चित करना कि हमारे संविधान और संस्थाओं के बारे में जो हमारे संस्थापक पिताओं ने कल्पना की थी, हमें उसे चमक, उत्कृष्टता और बड़े हित के लिए चरम प्रदर्शन तक पहुंचाएं। मैंने ये घटनाएं इसलिए चुनी क्योंकि वे हाल की थीं, लेकिन 2 घटनाओं की ओर भी इशारा करना चाहता हूं। जब मैंने किताब के विमोचन समारोह पर विचार किया, लेखक एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज थे। मैंने आपातकाल का संदर्भ इसलिए लिया क्योंकि मूलभूत संरचना के सिद्धांत पर भरोसा किया गया, जो 1963 में केशवानंद भारती केस में विकसित हुआ था। लेकिन 2 घटनाएं हाल ही में हुई हैं जिनका उद्देश्य केवल आपका ध्यान आकर्षित करना है। एक थी सिद्धांतास, क्योंकि हर भारतीय को पता होना चाहिए कि हम सिद्धांतास क्यों मानते हैं। हम इसे पिछले 1 दशक से मना रहे हैं, और सिद्धांतास इसलिए क्योंकि आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि हमारे नागरिकों ने आपातकाल के दौरान कितने कष्ट झेले। युवाओं, बच्चों पर उस समय की छापें, जब उनके माता पिता राष्ट्रवादी सोच वाले, कई बाद में मंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री बने, बिना किसी कारण के हिरासत में रखे गए। न्यायपालिका तक पहुंच नहीं थी। इसलिए इन 2 दिनों पर
आपको खुद को समर्पित करना चाहिए। सोचें और उसी के अनुसार कार्य करें। मुझे यकीन है कि आप सभी ने एक दूसरे से जुड़कर लाभकारी अनुभव प्राप्त किया होगा। वर्ष के अंत में या अगले वर्ष की शुरुआत में दिल्ली में सभी प्रतिभागियों का एक मिलन समारोह होगा। तब तक आपस में जुड़े रहें। जब भी आप कहीं यात्रा करें और वहां का कोई इंटर्न मिले तो उससे संपर्क करने की कोशिश करें। यह एक लाभकारी अनुभव होगा। अपने विचार और सोच साझा करना शुरू करें, क्योंकि विचारशीलता ही लोकतंत्र का उपहार है। आपको विचार करना है। विचार की शक्ति, एक विचार की शक्ति ही हमारी प्रगति की दिशा तय करेगी। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं।